आज हम वैदिक युग के बारे में जानेंगे। वैदिक युग में हमने इससे पूर्व में आर्यों के बारे में समझा था कि आर्य कहाँ के निवासी थे और वो भारत के ही के निवासी थे या बाहर से आए थे। तो विभिन्न सिद्धांतों को हमने समझा था। आज हम वैदिक युग में वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। वैदिक साहित्य वेद मतलब वैदिक युग से तात्पर्य जब वेदों की रचना हुई, वैदिक कालीन संस्कृति। इससे पूर्व जब ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं हुई थी या इसकी खोज नहीं हुई सभ्यता की, तब वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना जाता था। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद। वेद आर्यों के वैदिक साहित्य के आदि ग्रंथ हैं। क्या है वेद? वेद आर्यों के वैदिक साहित्य के आदि ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा की विद धातु से वेद शब्द का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा की विद धातु से वेद शब्द का निर्माण हुआ है, जिनकी संख्या 4 है और वेद का अर्थ है ज्ञान। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद 4 है और विद धातु से इसका मतलब निर्माण हुआ है। और वेद आर्यों के वैदिक साहित्य के आदि ग्रंथ हैं। अब कौन कौन से वेद हैं? नंबर 1 ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद संहिता इन चारों में सबसे अधिक प्राचीन है। इसमें ऋषियों की आध्यात्मिक अनुभूतियों का संकलन है, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें जो ऋषियों की आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं उसका संकलन इसमें देखने को मिलता है। और गायत्री मंत्र को भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और ऋग्वेद जो है वो ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक अनुभूतियों का एक संकलन है। दूसरा है सामवेद। सामवेद मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाने वाले इसमें गीत है। साम संहिता मधुर गेय पदों का एक संग्रह है। मतलब जो सामवेद है वो सही मधुर गेय पदों का एक संग्रह है जो किसकी स्तुति में गाए जाते हैं? देवताओं की स्तुति में। तो सामवेद के बाद यजुर्वेद। युजुस का अर्थ है यज्ञ या यज्ञीय प्रार्थना। युजुस का अर्थ है यज्ञ या यज्ञीय प्रार्थना। यह शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद 2 रूपों में मिलता है। यानी यजुर्वेद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 रूपों में मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद। इसके 2 पाठ उपलब्ध हैं। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं, शौनकीय एवं पिप्पलाद। शौनकीय एवं पिप्पलाद औषधि, रोग शमन, यंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि का वर्णन हमें अथर्ववेद में दिखाई देता है। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ तो ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौशतकी अथवा सांख्यायन है। तो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौशतकी अथवा सांख्यायन है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। तो हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथ किस 2 भागों में इसका विभाजन है। तो दूसरा ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौशतकीय अथवा सांख्यायन, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। इसके बाद आरण्यक। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि अरण्यक मतलब वन। इन ग्रंथों की रचना वनों में हुई, जिसके कारण इनका नाम अरण्यक पड़ा। प्रमुख अरण्यकों में ऐतरेय अरण्यक, सांख्यायन अरण्यक, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक व मैत्रेयणी अरण्यक हैं।
तो अरण्य ग्रंथों में प्रमुख अरण्यकों में ऐतरेय अरण्य, सांख्यायन अरण्य, तैत्तिरीय बृहदारण्य और मैत्रेयी अरण्य हैं। तो इनका जो पठन पाठन अध्यापन भी वनों में एकांत में किया जाता था। तो अरण्य के बाद है उपनिषद। उपनिषद इसका अर्थ है किसी के समीप बैठना, और किसी के समीप बैठना इसका अर्थ है। और इस जो प्रमुख उपनिषद है वो है ईश, केन, कंड, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्य। ठीक है, ये उपनिषद है प्रमुख, ईश, केन, कंड, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य एवं बृहदारण्य। इसके बाद वेदांग। वेदांग इनकी रचना का उद्देश्य वेदों को समझने के लिए किया गया है। मतलब वेदांग जैसे वेदों का अध्ययन करते समय कोई किसी प्रकार का मतलब असुविधा ना हो, इसके लिए वेदांगों की रचना की गई। और इनकी रचना का उद्देश्य था वेदों को आसानी से समझा जा सके। इसके बाद है स्मृति साहित्य। तो इनकी संख्या अनेक है, स्मृति साहित्य की संख्या अनेक है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इसमें प्रधान है। स्मृति साहित्य में मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रधान है, प्रधान साहित्य। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक समाज, यानी वैदिक कालीन सोसाइटी यानी समाज। तो उसमें पहला आता है परिवार। तो इस समय के जो परिवार थे वो पितृमूलक परिवार थे, यानी पितृ प्रधान, यानी परिवार पिता ही परिवार का प्रमुख मुखिया होता था। और उसकी जिम्मेदारी होती थी कि परिवार की देखभाल करना और परिवार की जरूरतों को पूरा करना और परिवार को नियंत्रण में रखना। तो एक सभ्य परिवार इस समय देखने को मिलते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करना संतानों का प्रमुख कर्तव्य रहता था। तो ये इस समय परिवार पितृमूलक होते थे। इसके बाद स्त्रियों का स्थान। तो वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च था। उन्हें पठन पाठन की पूरी स्वतंत्रता थी और उन्हें पुरुषों की भांति शिक्षा प्रदान की जाती थी। और बहुत सारी स्त्रियां काफ़ी अधिक मतलब विद्या अध्ययन में रुचि लेती थी। तो स्त्रियों को सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का पूरा अधिकार था और धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्रियां अपने पति के साथ मतलब भाग लेती थी और उनको हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। और कन्या को के जन्म को अपशगुन नहीं माना जाता था, ना शोक का विषय होता था। लेकिन वैदिक कालीन समाज से स्त्रियों की दशा में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि दशा में गिरावट जो देखने को मिलती है स्त्रियों की वो वैदिक काल से ही देखने को मिलती है। इसका विवाह, इस समय विवाह अनुलोम प्रतिलोम सजाति विवाह अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। मतलब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या, निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या और अपनी ही जाति में विवाह करना और अंतर जाति यानी दूसरी जाति से विवाह करने की भी ऐसे उल्लेख देखने को मिलते हैं। और विवाह प्राय बड़े पैमाने पर परिवार की सहमति से ही होते थे। और प्रेम विवाह और इसके बाद गंधर्व विवाह भी इस समय देखने को मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था, वैदिक कालीन समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ग। तो ब्राह्मणों का कार्य पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करना और ज्ञान प्रदान करना और समाज को मार्गदर्शन देना। क्षत्रियों का था कि भारी आक्रमणों से रक्षा करना, राज्य की सुरक्षा रखना और राजा को शासनिक कार्यों में पूरा सहयोग देना। तो क्षत्रियों का कार्य प्रमुख रूप से युद्ध करना। इसके बाद था वैश्य वर्ग जो था उसका काम था व्यापार और वाणिज्य को देखना और आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेना और आर्थिक क्षेत्र में राज्य का विस्तार मतलब विकास करना। इसके बाद चतुर्थ वर्ग था, उसका उद्देश्य ये था कि जो
अन्य वर्ग हैं, जो 3 ऊपरी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना, मतलब इनके जो बचे हुए कार्य हैं जैसे उनको पूरा करने का कर्तव्य इसी चतुर्वर्ग का होता था। तो जैसे कि ये बताया गया कि मस्तिष्क से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जंघा से वैश्यों की और पैरों से चतुर्वर्ग की उत्पत्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसके बाद वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभक्त थी। राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संगठन, तो राजनीतिक संगठन की मूल इकाई गृह, राजनीतिक संगठन की मूल इकाई गृह अथवा कुटुंब थी। कुटुंब से बड़ी इकाई ग्राम थी, जिसका अधिकारी ग्राम का अधिकारी ग्रामीण होता था। कई ग्रामों का समूह विश कहलाता था, कई ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? विश। और इसका जो अधिकारी होता था वह विशपति कहलाता था। और कई विषयों से मिलकर जन बनते थे। जन इकाई का अधिकारी गोप, जन इकाई का अधिकारी गोप तथा रक्षक कहलाता था। और जन से बड़ी इकाई राष्ट्र थी। तो इस प्रकार से राजनीतिक संगठनता गृह कुटुंब, कुटुंब से बड़ी ग्राम और ग्राम से बड़ा विश और विश के से मिलकर जन और जन का अधिकारी गोप और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी, जिसका प्रधान राजा होता था। इसके बाद शासन पद्धति, वैदिक काल में शासन पद्धति राजतंत्रात्मक थी, यानी राजा का शासन था। और ऐसी भी प्रथा प्रचलित थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो बड़ा पुत्र। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बड़ा पुत्र किसी कारणवश अयोग्य है तो उससे छोटा पुत्र भी शासन को संभाल लेता था। जैसा कि महाभारत में देखने को मिला कि धृतराष्ट्र अयोग्य थे, मतलब अंधे थे, तो उनके छोटे भाई पांडु ने राज संभाला, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो दोबारा से धृतराष्ट्र राज्य को संभाल लेते हैं। इसी प्रकार से रामायण में भी बहुत से ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जहाँ पर मतलब बड़े पुत्र की जगह छोटे भाइयों ने राज्य को संभाला। तो योग्यता का सिद्धांत प्रचलित था, लेकिन ज़्यादातर जो राजपद बड़े पुत्र को ही प्रदान प्राप्त होता था। तो एक राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी, राजा का बेटा राजा। इसके बाद राजा का अधिकार कर्तव्य, राजा का अधिकार कर्तव्य ये था कि राज्य की रक्षा करना, राज्य की आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देना, समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको दूर करना और लोगों की जो आर्थिक समस्याएं उनको सुलझाना। और राजा का ये भी राजा को ध्यान रखना पड़ता था कि बाहरी जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे किस प्रकार से राज्य की रक्षा की जाए। और गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना राजा का ही कर्तव्य होता था। और राजा को पर्याप्त आय अपनी राज्य से ही होती थी। तो राज्य यदि अधिक उन्नति और आर्थिक समृद्धशाली होगा तो राजा की स्थिति भी अच्छी होगी। इस प्रकार राजा सदैव प्रजापालक बने रहे वैदिक काल में। इसके बाद प्रमुख अधिकारी, तो प्रमुख अधिकारी जो थे वैदिक काल में पुरोहित, सेनापति, ग्रामीणी ये प्रमुख थे। लेकिन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में और भी प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी सूत, ग्रामीणी, छता, संग्रहिता, भागदूत, अच्छबाग, पालागल आदि अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो प्रमुख अधिकारी वैदिक काल में कौन कौन से थे? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी सूत, ग्रामीणी, छता, संग्रहिता, भागदूत, अच्छबाग, पालागल आदि अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सभा और समिति, सभा और समिति शासन में राजा को ये जो संस्थाएं थी सभा और समिति, ये राजा को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देती थी, यानी राजकाज को सही प्रकार से चलाने में राजा की एक ये सहयोगी संस्थाएं थी। तो सभा समिति का विशेष योगदान है वैदिक काल में। फिर न्याय व्यवस्था कठोर थी, यदि जिस वैदिक काल में अपराध के हिसाब से ही
दंड दिया जाता था और अंग भंग करने की व्यवस्था थी। और राजा न्यायाधीश प्रमुख राजा ही होता था, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था। और राजा के नीचे अन्य भी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे जो न्याय व्यवस्था को देखते थे। तो इस प्रकार न्याय व्यवस्था वैदिक काल में उच्च कोटि की थी और किसी प्रकार का अपराध और ये मतलब लोगों का जीवन शांतिपूर्ण था। तो न्याय व्यवस्था अच्छी होने के कारण वैदिक काल में शांति का वातावरण देखने को मिलता है। युद्ध विधि, तो इस समय युद्ध कला कौशल का अधिक विकास हो चुका था। अब पहले जो युद्ध ज़्यादातर पत्थरों से, पैदल और छोटे मोटे हथियार ही विकसित हो पाए थे, लेकिन वैदिक काल में हमें युद्ध कला कौशल को बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इस समय घोड़े का प्रयोग, रथों का प्रयोग और अन्य प्रकार के जो अस्त्र, धनुष, बाण, तलवार, फरसा, कुठार आदि का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यानी युद्ध विधि में भी काफी बदलाव आ चुका था वैदिक काल में। इसके बाद अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में देखते हैं कृषि। इस समय खरीफ रबी की फसलें होती थी, जायद की फसल भी पैदा की जाती थी जिसमें साग सब्जी आदि आती हैं। और कृषि में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें जो उनके द्वारा होती थी। वर्षा पर ज़्यादातर किसान निर्भर रहते थे और कृषि में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन और अन्य विभिन्न प्रकार के फल फूल आदि उगाए जाते थे। और कृषि से जो जनता मतलब जो लोग थे समाज के, उनका भरण पोषण हो जाता था। तो कृषि की स्थिति अच्छी थी। राजा भी कृषि के उन्नति के लिए विशेष ध्यान देते थे। इसके बाद पशुपालन का बड़े पैमाने पर ये व्यवसाय अपनाया गया था, क्योंकि जो वैदिक काल है उसमें पशुपालन ही आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना इस समय प्रमुखता दी जाती थी। और महाभारत काल और रामायण काल में हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर पशुओं को पालने का उद्देश्य उनसे दुग्ध प्राप्त करना और उनको कृषि कार्यों में प्रयोग में लाना, ये पशुओं का प्रमुख उद्देश्य पालने का था। और जैसे कि हमने देखा कि वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो ग्रामीण स्तर पर पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो पशुपालन में गाय का विशेष स्थान देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी पशु पाले जाते थे, जैसे पालतू पशुओं में गाय, भेड़, बकरी, हाथी और अन्य। इसके बाद उद्योग धंधे। ऋग्वेद में जुलाई को बाय, करगा के लिए तसर शब्द का प्रयोग किया गया है। और चिकित्सक जो होते थे वो भिषज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भिषज। तो उद्योग धंधों में हमने देखने को मिलता है कि चटाई और वस्त्र उद्योग, धातु कला उद्योग, काष्ठ कला और आभूषण कला, ये सारे उद्योग इस समय प्रचलित थे। उद्योग धंधों का प्रमुख उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। और बड़े पैमाने पर उद्योग होने के कारण आयात और निर्यात की भी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती थी, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। तो उद्योग धंधों की स्थिति अच्छी थी। व्यापार और वाणिज्य स्थल और जल मार्ग दोनों से इस समय व्यापार होता था। व्यापार में खाद्य वस्तुएं और कीमती धातुओं और मसालों का निर्यात भारत से किया जाता था। और आयात में भी बहुत सारे जैसे कि पशु और कीमती धातुएं बाहर से मंगाई जाती थी, और जिससे कि व्यापार की स्थिति अच्छी मानी जा सकती है। और आर्य स्वर्ण आभूषण निष्क प्रेमी थे। और
व्यापार वाणिज्य की स्थिति अच्छी होने के कारण वैदिक कालीन समाज की दशा अच्छी थी। संस्कृति और धर्म, तो संस्कृति और धर्म में नगर एवं गृह। ऋग्वैदिक काल में ग्राम्य जीवन की प्रधानता थी क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी। नगर में रहने वाले को नगरी कहा जाता था। तो नगर इतने विकसित तो नहीं थे, लेकिन नगरों का विकास इस समय देखने को मिलता है और जो नगर में जो लोग रहते थे वो नगरी कहलाते थे। शिक्षा, इस समय गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। क्यों? बड़े पैमाने पर जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते थे वो गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसा कि हमने देखा राम और उनके अन्य राम के भाई और कौरव और पांडव ने भी गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ही शिक्षा प्राप्त की द्रोणाचार्य से और वशिष्ठ गुरु से श्री रामचंद्र जी ने। तो इस प्रकार उस समय गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रमुख एक व्यवस्था थी और मौखिक ज्ञान ज़्यादा प्राप्त किया जाता था। और जब 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद वहाँ से ये गुरु दक्षिणा देकर वहाँ से विदा लेते थे। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया जाता था। और विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतेवासी। लेखन कला, आर्यों में ऋग्वैदिक काल से ही लेखन कला का ज्ञान था। अतः इस समय जैसा कि वेदों की रचना हुई, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, तो इससे स्पष्ट होता है कि इस समय की जो कला, लेखन कला उच्च कोटि की थी। अतः लोगों को लिखना और पढ़ना बड़े पैमाने पर आता है। जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा कि उस समय की जो लिपि थी उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है और वो चित्रात्मक लिपि है। लेकिन यहाँ पर वैदिक काल में लेखन कला काफ़ी उच्च अवस्था में थी। वेशभूषा, तो वेशभूषा में जो धनाढ़ी लोग होते थे वो कीमती वस्त्र पहनते थे। मध्यम वर्ग के लोग साधारण और निम्न कोटि के लोग जो गरीब या निर्धन होते थे वो साधारण से भी निम्न वस्त्र पहनते थे। लेकिन जो स्त्रियां धोती जो पहनती थी उसको नीली कहते थे। क्या कहते थे? नीली। और ओढ़ने वाले वस्त्र को बास कहा जाता था, जो ऊपर शाल के रूप में ओढ़ा जाता था उसे बास। और पगड़ी को उष्णीय कहते थे। पगड़ी को क्या कहते थे? इस उष्णीय। और स्त्रियां विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती थी, जैसे हार, कर्णफूल, भुजबंद, बाजूबंद और कंगन। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। पुरुष कानों में कुंडल भी पहनते थे, जैसा कि हमें महाभारत काल में देखने को मिलता है, रामायण काल में। और स्त्री पुरुष दोनों ही बालों को बड़ा रखते थे। तो वेशभूषा के बाद खान पान, तो वैदिक साहित्य में के अनुसार खान पान जो है दो प्रकार का, मांसाहारी शाकाहारी भोजन, दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। और ग्रंथों में क्षत्रियों को मांसाहारी भोजन के लिए भी छूट दी गई है। और वैदिक साहित्य में ओदन, तिलोदन, क्षीरोदन आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ओदन, तिलोदन, क्षीरोदन आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। इसका तात्पर्य है कि ये शब्द जो है वो कहीं ना कहीं दुग्ध से निर्मित खाद्य सामग्री की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि क्षीरोदन, क्षीरोदन एक प्रकार से दूध में पकी हुई खीर के लिए मतलब इस्तेमाल किया है क्षीरोदन। तो इसमें क्या, चावल को दूध में पकाने के बाद जो सामग्री बनती है वो खीर, तो क्षीरोदन। इसी प्रकार से शाकाहारी भोजन में विभिन्न प्रकार के मतलब अनाज और फल फूल आदि का प्रयोग किया था, दूध का भी इस्तेमाल होता था। मांसाहारी भोजन में विभिन्न प्रकार के जानवरों और पशु पक्षियों का मांस एवं अंडे इस्तेमाल होते थे। लेकिन इस समय के लोग मछली को खाद्य वस्तु में प्रमुखता नहीं देते थे।
जबकि हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला कि वहाँ उस सभ्यता के लोग मछली को ज़्यादा पसंद करते थे। तो खान पान के बाद मनोरंजन में प्रमुख रूप से वैदिक काल में पशु पक्षियों की लड़ाई, घुड़दौड़ और भ्रमण करना और चौपड़ खेलना व मेलों का आयोजन और सांस्कृतिक समारोह के आयोजन के माध्यम से भी मनोरंजन होता था। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी वैदिक काल में देखने को मिलती हैं वैदिक युग में। तो मनोरंजन का साधन ये था। और बच्चे जो छोटे होते थे वो मिट्टी के खिलौने और धातु के खिलौनों से भी अपना मनोरंजन करते थे। स्त्रियां नृत्य गायन के द्वारा अपना मनोरंजन करती थी और पुरुष मतलब अपने प्राकृतिक जीवन में ही अच्छी अनुभूति करता था। इस प्रकार नैतिकता वैदिक युग में प्रमुख समाज का आधार थी। मनुष्य जो उस समय के थे वो अधिक नैतिकवादी थे और अपने कर्तव्यों के प्रति भी अधिक आसक्त दिखाई देते हैं, क्योंकि राजा और राज्य और प्रजा तीनों में जब भी अच्छा संबंध होता है जब प्रजा नैतिक होती है, नैतिकता का पालन करती है और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता है। तो उस समय नैतिकता की उच्च कोटि को, जैसा कि हमने देखा वैदिक युग में रामायण में जब श्री रामचंद्र को वनवास दे दिया जाता है तो वो अपने पिता का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं और वे वनवास जाना स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार पांडव जब वो धूत की लड़ाई में हार जाते हैं तो वो भी वनवास जाना स्वीकार करते हैं। उधर युधिष्ठिर की नैतिकता और इधर रामचंद्र की नैतिकता एक उच्च कोटि की पराकाष्ठा के रूप में देखने को मिलती है। तो किस प्रकार राम और युधिष्ठिर ने एक अच्छी नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है। तो नैतिकता यानी नैतिक जीवन जीना वैदिक युग में प्रजा का प्रमुख कर्तव्य था और राजा का भी। तो आज हमने वैदिक युग में वैदिक साहित्य जिसमें वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत और स्मृति साहित्य, वैदिक समाज में परिवार, स्त्रियों का स्थान, विवाह, वर्ण व्यवस्था, राजव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, शासन पद्धति, राजा का अधिकार एवं कर्तव्य, प्रमुख आधिकारिक सभा समिति, न्याय व्यवस्था, युद्ध विधि और अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और धर्म, नगर एवं गृह, शिक्षा, लेखन कला, वेशभूषा, खान पान, मनोरंजन और नैतिकता। तो आज हमने वैदिक की सामाजिक और वैदिक साहित्य और वैदिक समाज और आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन को हमने देखा। इसके आगे हम वैदिक युग के अगले भाग को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।